ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? कश्मीर में ये सारा कुछ हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? आप भी जानते हैं ये जब यहाँ किसकी वजह से हुआ? सर खुल के बताइए ना सर। आप कितना मेरे ख्याल में आने नहीं, मैं आपसे ज्यादा खुल के बात कर। 90 के बाद जो हालात आए, तशद्दुद आया, मैंने 10 किसने लाया सर? किसने लाया? आप भी जानते हैं किसने लाया। नहीं तो जानते सर। क्यों नहीं जानते? हम नहीं जानते किसने लाया। आपसे जानना चाहिए। कहते हैं कि मीर क्या सादा है। आहा, क्या बात है भाई, सीधी बात है। रहता है। आपने क्या किया सर? फिर मैं कौन था? मैं तो एक बच्चा था। मैंने लिखा है जब यहाँ कानून की अलमदारी नहीं रही तो उससे हुआ। कोई तो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं है? कौन है? रिस्पॉन्सिबल इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों, दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों। तो इलेक्शन करवाएं। आपको लगता है कश्मीरी अब भरोसा करेंगे कश्मीर की सियासत पर? मुझे नहीं लगता दिल्ली और कश्मीर के बीच। मुझे लगता है अब कश्मीर के सियासतदान और कश्मीरी वोटर के बीच में काफी ज्यादा अंतर हो गया। हम ग्राउंड पे काम करते हैं और लोगों की बात को जानते हैं। लोग काफी ज्यादा लोग आपसे बहुत नाराज हैं। मुजफ्फर साहब, लोग आपसे बहुत नाराज लोग उसी से होते हैं जिससे लोगों को तवक्का होती है। आप मेरे साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलिए, वहाँ लोग मिलेंगे आपको जो मेरे साथ भी चलते हैं। एक की बात नहीं कर रहे, हम पूरे कश्मीर की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर की बात। एक सेकंड, हमने यहाँ जलसा किया, कितने लोग आए आपने देखा? हम रोज यहाँ जलसे करते हैं, लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर से 370-35 हटा लोगों का मानना है कि ये यहाँ की पार्टियों का फेलियर है जो आज इन्हें हम। सबसे पहले जिन जमातों का रोल रहा है उसमें ये सवाल उनसे पूछा जाना। आपको नहीं, आप नहीं बता सकते किन का रोल रहा? आप एक बड़े लीडर हैं। नहीं, देखिए मैं कहता हूँ कि जब आप एकेडमिक डिस्कशन करें तो फिर इस तरह की बातें नहीं होती हैं। हाँ, बीजेपी का एक एहसान बड़ा है कि कल अगर बिजली सस्ती थी, आज उन्होंने बिजली बहुत महंगी की है जिससे गरीब की कमर टूट गई है। बातें दावे करना। अब अगर वो कहते हैं उन्होंने इतना कुछ किया है, जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत खुश है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? पूरी दुनिया के सामने सारी जमातें कह रही हैं इलेक्शन करो, बीजेपी भी अगर कर रही है तो फिर बीच में अड़ा कौन है? इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से सारा कर रहा है, उसका क्या मफाद है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करवा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हालात ठीक नहीं है तो बीजेपी का दावा झूठ है। अगर बीजेपी का दावा सच है तो फिर इलेक्शन करवाइए ना, फिर रोका किसने है? बाकी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब यहाँ की पार्टियां जो थी, यहाँ के लोग इतने वीआईपी बन गए थे कि वो आम लोगों को अपने क्वार्टर तक आने की इजाज़त नहीं देते थे। बहुत बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की सरकार की ओर से कि हमारे यहाँ सब कुछ फ्री है, एक आम जवान जो है वो भी आकर किसी भी बड़े लीडर से मिल सकता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाज़रीन, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत, तो जम्मू कश्मीर की सियासत में लगातार कई सारे लीडर जो हैं वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कई सारे लीडर्स को जो है पार्टी से निकाला जा रहा है। कि हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी ज़फ़र इकबाल मनाज साहब है और उनसे मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। ज़फ़र साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ज़फ़र साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासत की अगर बात करें तो कई सारे लीडर पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, कई सारे लीडरों को निकाला जा रहा है। हाल ही में अगर बात करें तो बिशारत बुखारी जो कि पीपल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर थे, उन्हें पार्टी से निकाला गया और उसके बाद कई सारे सियासी लीडर जो है बयानबाजी भी सामने आ रही है, नुक्ताचीनी भी आ रही है। आपकी क्या कुछ राय है, क्यों निकाला गया? क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासत चलेगी? देखिए, पहली बात है जो आपने कहा कि लीडर आते हैं, लीडर जाते हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को एक्सपेल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में सियासत हो या कोई भी मैदान, तो हरकत और हरारत जो है वो ज़िंदगी की एक निशानी है। अब कहीं कहीं हरकत मुस्बत होती है, कहीं मनफी होती है, वो तो देखने वाले की आँख का भी उसमें एक फ़ैसला, लोगों का अपना मिजाज होता है, नज़रिया होता है, सोच है। तो सियासत में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप सियासत में स्टैग्नेशन के लिए कोई गुंजाइश। पावरमेंट तो दूर की बात है, वोट को इज़्ज़त देना और वोटर को इज़्ज़त देना तो दूर की बात रही। अब हालत ये है कि छोटी छोटी बातें जो हैं वो भी नहीं हो रही हैं, और एक अदद सड़क कहीं बनती है, एक अदद बिजली का पोल कहीं लगता है, तो लगता है कि ये कश्मीरियों पर, जम्मू कश्मीर के अवाम पर कोई बड़ा एहसान है। उसके चर्चे होते हैं, उस पर प्रोग्राम होते हैं, जो एक रूटीन मैटर है। बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। आप देखिए, लाल चौक की बात करें या पूरे कश्मीर की बात करें, G20 समिट कश्मीर में हुआ। आपको नहीं लगता यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब बीजेपी पार्टी की ओर जाने के लिए तैयार है। और आप खुद भी देखें कि बीजेपी सरकार वो भी तो ये कहती है कि 70 साल में कश्मीर में कुछ हुआ नहीं था। हाँ, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव हालात के साथ होते हैं। बख्शी साहब के ज़माने में बड़ी डेवलपमेंट हुई है,
यहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनके ज़माने में बनी है। ये सेक्रेटेरिएट बीजेपी ने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी बीजेपी ने नहीं बनाई, ये कॉलेज जो यहाँ हैं इतने ये बीजेपी ने नहीं बनाए। सड़कें कहीं से शुरू होती हैं। 47 में जब सफ़र शुरू हुआ तो कितनी सड़कें थी, 20 साल पहले कितनी सड़कें थी। सड़कें हमारे देहात में भी 80 में सड़कें आ गई थी। बिजली अगर 100% नहीं थी, 70% गाँव तक पहुँची थी, लेकिन उसको पूरी नहीं थी। वो आज भी नहीं है। आज भी आप देखते हैं बिजली आज भी कटौती होती है या नहीं होती है। हाँ, बीजेपी का एक एहसान बड़ा है कि कल अगर बिजली सस्ती थी, आज उन्होंने बिजली बहुत महंगी की है, जिससे गरीब की कमर टूट गई है। इवन जो हमारे बीपीएल वाले के लोग हैं या जिनका ताल्लुक एसटी से है, एससी से है, उनको भी ये 4-4, 500 लोग रुपए ले रहे हैं। अभी पुराने ये मीटर खरीदे हुए उधर ही हैं, नए मीटर खरीदो, क्योंकि दिल्ली में किसी कारपोरेटर को फ़ायदा पहुंचाना है, उसके लिए मीटर खरीदने हैं। ये बाकी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब यहाँ की पार्टियाँ जो थी, यहाँ के लोग इतने वीआईपी बन गए थे कि वो आम लोगों को अपने क्वार्टर तक आने की इजाज़त नहीं देते थे। बहुत बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की सरकार की ओर से कि हमारे यहाँ सब कुछ फ्री है, एक आम जवान जो है वो भी आकर किसी भी बड़े लीडर से मिल सकता है। देखिए, कोई आदमी डटाई से अगर झूठ बोले वो एक अलग बात है। दो बातें आपने कही, तो ये मेरे ज़मीर का सवाल है, सियासत का नहीं। ये कहना कि सियासतदानों से लोग मिलते नहीं थी, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। मैं अब नाम लूँ सियासतदानों के, अच्छा नहीं रहेगा, वो दूसरी पार्टियों में है, तो मैंने उनके दरवाजे कभी बंद नहीं देखे। आपकी हमसायगी में भी एक घराना है, सियासी घराना, जिनको 1966 से वहाँ के लोग वोट दे रहे हैं। तो अगर वो इतने बुरे लोग थे तो फिर उनको वोट क्यों लोग देते थे? अगर वो लोगों से मिलते नहीं थे तो फिर उनको लोग वोट क्यों देते थे? वो भी तो सियासी घराना है ना, चाहे वो मियाँ बशीर अहमद साहब हों, मियाँ निज़ामुद्दीन हों, मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, तो लोग उनको इसलिए वोट देते हैं कि वो लोगों के लिए उनके दरवाजे खुले थे। इसी तरह यहाँ हमारे बहुत से सीनियर लीडर हैं, उनमें 20 खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि वो लोगों को एक्सेसिबल नहीं थे, ये सच नहीं है। हाँ, पर्सन और पर्सन, मिजाज और मिजाज का फ़र्क होता है, इसमें कोई शक। बीजेपी यहाँ थी कब? अभी बीजेपी के पास पावर कौन सा आया? वो सिर्फ उनका इलेक्शन का ऑफिस जो है वहाँ लोगों से मिलते हैं। उन्हें पूछिए जब आपके पास पावर था तब कितने लोगों से आप यहाँ मिलते थे? उन 2-2.5 सालों में कितने लोगों के लिए आपके दरवाजे खुले थे और कौन से दूध के दरिया बह गए? बातें दावे करना। अब अगर वो कहते हैं उन्होंने इतना कुछ किया है, जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत खुश है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है पूरी दुनिया के सामने कि आप पिछले 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों पंचायत इलेक्शन पर ही जोर दे रहे हैं? क्यों? इसके पीछे कुछ मकसद कौन नहीं करा? कल तो रविंदर रैना ने पूरा खुल के जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने ऐलान किया कि वो ऐलान करे और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। देखिए, आप लोगों को उनकी हर बात बड़ी खुली भी नज़र आती है। अब आप कहेंगे पर्सनल बात पर आ गया मैं, और आपको डेवलपमेंट भी उनकी नज़र आ रही है। सड़कें पहले भी यहाँ थी, लेकिन एक बात है, 90s में इन्हीं के एक बादशाह को यहाँ आना था झंडा लहराने के लिए, ठीक है ना? तो पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू था और हज़ारों आर्मी वाले लगे हुए थे। आज तो नहीं होता सर, आज तो नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए ना। लेकिन जो 90 में हालात थे वो 95 में नहीं थे, तभी इलेक्शन हुए तो वोटिंग कम हुई, क्योंकि सिचुएशन अभी ठीक। यहाँ ये फ़र्क पड़ा है कि पार से जो दबाव था वो कम हुआ है, मिलिटेंट पार से आना कम हुआ है। खुद कश्मीर के नौजवान ने भी इस फ्यूटिलिटी को समझ लिया है। किसने समझाया सर? बीजेपी कहती है हमने समझाया। बीजेपी क्या समझाएगी? वो बीजेपी क्या समझाएगी? बीजेपी अगर ताकत से कोई चीज़ समझा रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन लोगों उनके ने खुद, बीजेपी ने जब 370 यहाँ से हटाया, अगर कश्मीरी का वो माइंड सेट होता तो आप देखते यहाँ लाशें गिर जाती थी। लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि रविंदर रैना साहब कह रहे हैं इलेक्शन हो, हम तैयार हैं, तो उन्हें रोका किसने है? आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन यहाँ कोई चीज़ नहीं। अगर आप इतनी रियासतों में इलेक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? कल होम मिनिस्ट्री उनको एक इशारा करे तो 2 महीने में यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है? सारी जमातें कह रही हैं इलेक्शन करो, बीजेपी भी अगर कर रही है, तो फिर बीच में अड़ा कौन है? इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से सारा कर रहा है, उसका क्या मफाद है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करवा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हालात ठीक नहीं है तो बीजेपी का दावा झूठ है। अगर बीजेपी का दावा सच है तो फिर इलेक्शन करवाइए ना,
फिर रोका किसने है? ये दावा करना, और दावे को शर्म भी तो होनी चाहिए ना भाई। इलेक्शन करवाओ, जो जीता है जीते, तो फिर डरना क्या है? दुनिया देख रही है तो इलेक्शन करवाएं। आपको लगता है कश्मीरी अब भरोसा करेंगे कश्मीर की सियासत पर? कश्मीरी किस पर सियासत करेगा या नहीं, लेकिन एक बात है, दिल्ली और श्रीनगर के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। हम माने या ना माने, यहाँ मुझ पे भरोसा नहीं करेगा, किसी पर तो करना पड़ेगा। कोई मुझे नहीं लगता दिल्ली और कश्मीर के बीच, मुझे लगता है अब कश्मीर के सियासतदान और कश्मीरी वोटर के बीच में काफी ज्यादा अंतर हो गया। आपकी आवाज़, आप एक फर्द है, आपकी अपनी आवाज़ है, मैं आपकी आवाज़ का एहतराम करता हूँ, लेकिन आपकी बात ना हरफ आखिर है, ना ये कोई सहीफा आसमानी है। सर, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और लोगों की बात को जानते हैं। लोग काफी ज्यादा लोग आपसे बहुत नाराज हैं। मुजफ्फर साहब, लोग आपसे बहुत नाराज लोग उसी से होते हैं जिससे लोगों को तवक्का होती है। आप मेरे साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलिए, वहाँ लोग मिलेंगे आपको जो मेरे साथ भी चलते हैं। एक की बात नहीं करें, हम पूरे कश्मीर की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर की बात। एक सेकंड, हमने यहाँ जलसा किया, कितने लोग आए आपने देखा? हम रोज यहाँ जलसे करते हैं, लोग आते हैं, एनसी करती है, लोग थोड़े ज़्यादा किसी में कम आते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस करती है, बीडीपी करती है, इवन बीजेपी करती है। जो आप देखिए, आप लोग कहते हैं अगर भरोसा नहीं है, कमाल है आपकी बातों में भी कमाल है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, एनसी भी गलत, पीडीपी भी गलत, अपनी पार्टी भी गलत, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी गलत, इसका मतलब फिर बीजेपी पर लोग भरोसा करते हैं। कल रैली में जो देखा सर भीड़, वो किस बात? तो 3000, तो आपको हमारे 40,000 क्यों नहीं दिखे? कल मैंने शोपियान में जलसा किया, परसों 1500 लोग थे, एक वो कोई रियासती जलसा नहीं था। कल हम करेंगे तो वहाँ 10,000, कल एनसी करेगी 10,000 लोग आ जाएंगे। मेरे जम्मू कश्मीर से 370-35 हटा, लोगों का मानना है कि ये यहाँ की पार्टियों का फेलियर है जो आज इन्हें हमें यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, मैं आपसे, देखिए मैं ये बात कहूँ कि मैंने आपसे कहा था कि वोटर को शुरू से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें समझना है कि बात कहाँ से खराब हुई, इस हालत तक किसने पहुंचाया, किसने नहीं पहुंचाया। इसमें आप किसी, सबसे पहले जिन जमातों का रोल रहा है उसमें ये सवाल उनसे पूछा जाना। आपको नहीं, आप नहीं बता सकते किन का रोल रहा? आप एक बड़े लीडर हैं। नहीं, देखिए मैं कहता हूं कि जब आप एकेडमिक डिस्कशन करें तो फिर इस तरह की बातें नहीं होती हैं। स्टेज पे बात करनी अलग है। बात सीधी सी है कि सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा सपोर्ट, सबसे ज़्यादा अगर लोगों ने किसी को चाहा तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हमारे अब्बा अजदाद, आपके अब्बा अजदाद सब उन्हीं के साथ थे। जाहिर सी बात है कि उनके रोल को भी सबसे पहले तोला जाएगा, उसमें उनके प्लस भी आएंगे, माइनस भी आएंगे, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है अगर उस खराबी में कहीं है तो उन पर सबसे पहला हाथ उन पर आएगा। अगर लोग ये समझते हैं कि इस हालत तक, एक बात सही है कि मेरे जैसे आदमी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी यहाँ से ये हटाएगी, लेकिन जब 60s में एक अमेंडमेंट आई तो यहाँ सदर को गवर्नर बना दिया गया। और गवर्नर कौन होता है? वो कश्मीरियों का नुमाइंदा थोड़ा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का, आवाम का नुमाइंदा तो नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉमिनेटेड शख्स होता है, चाहे उसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हासिल हो। अब वही फिर यहाँ से कोई चीज़ भेजता है, ना कहीं असेंबली है, ना कहीं रिकमेंडेशंस हैं, तो उस पर फैसले होते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मैं ये कहूँगा कि 75 में उनसे कोई गलती हुई या उनकी बेबसी थी, मैं इस पर क्या बात कहूँ। उस वक्त इन चीज़ों को कोई सेफ गार्ड हमने नहीं लिया। उसके बाद 96 में एक बार फिर मौका था जब हम नेगोशिएट कर सकते थे या हमको करना चाहिए था, तो उस वक्त भी मेरे ख्याल में सिवाय हुकूमत साजी के कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर सके। इसके अलावा भी एक कुछ मौके थे जब हमारी लीडरशिप ये कर सकती थी। हम जो कुछ सेफ गार्ड्स ले सकते थे वो 90 था, लेकिन हमने दरवाजे बंद किए। सब ये लोग कहते हैं ना बीजेपी ने बंदे भेजे दुकानें, ये दरवाजे बंद हो गए, ये तो यूँ ही मजाक है। असल में 90s में जब देवीलाल की क़यादत में यहाँ एक बड़ी टीम आई थी, उसमें बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी भी थे, मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब, अडवाणी जी भी थे, और लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। वो एक गोल्डन चांस था जब नेगोशिएट, हिस्ट्री में आपको जब कुछ लेना होता है तो उस वक्त आप ले सकते हैं जब आपके पास बारगेनिंग पावर। तो बारगेनिंग पावर 90s में था। 90s में पहले 2 साल हमने किया नहीं। उसके बाद तो फिर जब गाड़ी निकल जाती है, सांप निकलने के बाद, तो ये कहना कि उन्होंने नहीं बचाया, कोई नहीं बचाता है। जब स्टेट मैदान में उतरती है तो फिर स्टेट के हाथ में होता है। इसलिए बातें करता हूँ कि क्या पता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। हमें
कानून के दायरे में रहकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब आप गांधी जी की तरह, गांधी जी ने जब हिंसा की बात की तो उन्हें भी समझ थी कि ऑल टाइम कोई नारा नहीं, लेकिन उस सिचुएशन में उससे बेहतर कोई सूरत हाल तो उसका दुनिया में आज भी गांधी जी का नाम है। तो जब कोई कौम अमन से अपनी बात को रखती है, आगे बढ़ाती है, तो वो सरकार उसके खिलाफ भी हो लेकिन आम जनता उनका सपोर्ट करती है। तो हमने जब 90s में कुछ गलतियां हमसे हुई या किसी ने किसी के कहने पे हुई, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, जिसके नतीजे में आपने देखा कि कितने बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, कश्मीरी पंडितों का यहाँ से इनखला हुआ, एग्जॉडस हुआ, जो हमारी बदनसीबी थी, जिससे हमारे जायज़ मुतालबात जो थी वो भी पर्दे में चले गए। यानी हर सूरत में मजबूती से हमें अपनी बात करनी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करना है। कश्मीर ही नहीं, पूरे मुल्क के, खासकर वो लोग जो कमज़ोर तबके हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, हमें दो दो हाथों से इस कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें कोई ज़मानत देता है। 2014 में आपकी सहाफ़त का, जर्नलिज्म का ये आलम था जो आज है। मैं जानता हूँ आप लोग कितने सहमे हुए हैं, आपको बुरा लगेगा ये कहना। आज अखबारों की हालत क्या है? आज मुझे बताइए, ड्रग एडिक्शन है, ये भी सियासतदान ले आए सारे। आज यहाँ इतना कुछ शराब है, ये भी ले आ रहे। एक तरफ से आप ड्रग एडिक्शन की कहानियाँ सुना रहे हो, स्कूलों में लोगों को डी एडिक्शन की बातें बताते हो, इधर से आप दुकानों पर दुकानें टूरिज्म के नाम पर खोल रहे हैं। आपने गुजरात में ऐसा क्यों नहीं किया? आप बिहार में ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आप बाकी रियासतों में, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? कश्मीर में ये सारा कुछ हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? आप भी जानते हैं ये जब यहाँ किसकी वजह से हुआ? सर खुल के बताइए ना सर। आप कितना, मेरे ख्याल में आने नहीं, मैं आपसे ज्यादा खुल के बात करता हूँ, इतनी बात आप तो नहीं कर सकते, आपकी ताकत से बाहर है। मैं कह रहा हूँ कि एक 90 के बाद जो हालात आए, तशद्दुद आया, मैंने 10 किसने लाया सर? किसने लाया? आप भी जानते हैं किसने लाया। तो क्यों नहीं जानते? हम नहीं जानते किसने, आपसे जानना चाहिए। कहते हैं कि मीर क्या सादा है, आहा हा, क्या बात है भाई, सीधी बात है। जब यहाँ बंदूक आई, जब यहाँ कानून नहीं रहा, जब यहाँ कानून की अलमदारी नहीं रही, तो उससे हुआ। वही तो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है कौन? नहीं है रिस्पॉन्सिबल। इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों, दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों। दिल्ली की पहली जिम्मेदारी, आप क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हैं? यहाँ एक फौज है, आपकी फौज स्टेज बैठी हुई है, तो ये सैकड़ों लोग बंदूक लेकर कहाँ से आ गए? और पाकिस्तान तो इसी ताक में रहता है। आपने क्या किया सर फिर? मैं कौन था? मैं तो एक बच्चा था। मैंने लिखा है, जब आप बात नहीं, आप तो थे ही नहीं उस वक्त, जहाँ बड़े बड़े महारथी जब दांतों में ना वो मुंह दबाए हुए थे, मैंने तब लिखा है इस पर। और उस वक्त मेरे मजमून सैकड़ों नहीं हजारों लोग इंडिया और पाकिस्तान में पढ़ते थे। चटान की फाइलें खोलिए और जफर मनास का लिखा हुआ, आई एम द पर्सन जिसने अपनी जान की कीमत पे पंडितों के खिलाफ, उनके इनखला के खिलाफ अपनी आवाज़, जितनी मेरी ताकत थी। देखो, मैं एक मामूली आदमी हूँ, मैं कोई शेर कश्मीर नहीं था, मैं कोई मीरवाज कश्मीर नहीं था, मैं कोई हुर्रियत का लीडर नहीं था। मेरे पास छोटा मोटा कलम था, मैं सियासत में नहीं था। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सियासत में थोड़ा था। मैं उस वक्त कोई पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मैं तो सियासत में 6 साल पहले आया हूँ। लेकिन एज ए राइटर मुझे फख्र है कि मैं घर से 15 साल बेघर हो गया, लेकिन मैंने कहा आई कॉल्ड ए स्पेड जितना मेरे बस में था। ये नहीं मेरा कौन सा रोल ही था, हम कौन लोग थे, हम तो फॉलोवर थे। आज तो आप वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, आज तो कुछ कीजिए कश्मीरियों के लिए। यार, आपके सामने इतनी बातें कर रहा हूँ और मेरे पास और क्या है? डंडा तो है नहीं, बात जबान खोल रहा हूँ। आप बोलिए मैंने कहाँ पर कोई बात छुपाई है? आप 90 का पूछ रहे हैं किसने लाया? जब समाज के अंदर अखलाकियात का जनाजा निकल जाता है तो फिर ऐसी ही बातें, मैंने शुरू में बातें कहीं जो आपने सुनी नहीं शायद। मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में एजेंसियों के हाथ में खेल होता है। यहाँ एक एजेंसियां नहीं, यहाँ बहुत सारी एजेंसियां हैं। और ये कोई राज की बात नहीं कि बंदूक कहाँ से आई, ये एक दूध पीता बच्चा भी जानता है। वहाँ से बंदूक ही नहीं आई, बंदूक के साथ और चीज़ें भी आई। तो कुछ लोग ट्रैप हो गए, फिर पूरी सोसाइटी ने सरेंडर कर दिया। अब आपकी पार्टी का क्या मंशूर है? अपनी पार्टी का क्या मंशूर है? अब आप मेरी ज़ात को छोड़ा आपने, शुक्र है, तो आप अपनी पार्टी की तरफ चले गए। अपनी पार्टी का मंशूर, रोज़ अपनी पार्टी कहती है कि हम लोग जो हैं, हम कोई बड़ा दावा लेकर मैदान में नहीं आए हैं। पहले आपको ये समझना चाहिए। जो नारा शेर कश्मीर लेके मैदान में उतरे थे, हमने वो नारा तो दिया नहीं। ना हमने आज़ादी की बात कही, ना हम 53 की बात कह रहे हैं, हम ला सकते हैं, क्यों झूठ नहीं बोलेंगे। ना हमने ये कहा कि हम 370 हमारी गर्दनों पर जाएगा, ना हमने ये कहा कि हम सेल्फ रूल लाएंगे।
ठीक है ना हमने ये कहा कि भाई हम 35 से वापस, हमने पहले दिन से कहा कि भाई ये हमारे दुकान पर ये सौदा नहीं, क्योंकि हमारी ताकत से हम एक और झूठ नहीं बोलना चाहते। हम इस पर खुश नहीं, हम इस नाखुश हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ यहाँ, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली कि हम इसको वापस ला सकें, क्योंकि एक पार्लियामेंट के ज़रिए ये चीज़ हुई है। तो हमने पहले दिन से बहुत ही कोई पॉपुलिस्ट नारा नहीं दिया। हमने वो बात कही जो आम लोगों के कानों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हमने कहा कि लोग हमें रिजेक्ट कर दें वो ठीक है, लेकिन हम एक और कत्ल, एक और जनरेशन को मरते हुए नहीं देखना चाहते। हमारा मंशूर ये है कि भाई जो अब है वो है, फ़िलहाल हम इसके अंदर कोशिश करेंगे। स्टेटहुड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लोगों की ज़मीनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमने अपने तौर पे जो हम कर सकते हैं, कुश्ती हम कर नहीं सकते। हम ये विश्वास करते हैं कि अगर हमें फ्री हैंड मिले या कोई भी गवर्नमेंट दयानतदारी से काम करे और उसको दयानतदारी से फ्री हैंड अगर मिले, हमारे पास पानी की इतनी बड़ी दौलत है कि हम उसकी बदौलत यहाँ अपने गरीब लोगों को जो गरीबी की सतह से ज़िंदगी बसर करते हैं या जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ में आते हैं, वो एसटी हूँ, एससी हूँ, आरबीए हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रहने वाले हूँ, शेड्यूल्ड सोशल कास्ट हूँ, तो उन लोगों में जो हकदार हैं हम उनको मुफ्त बिजली या 50% कंसेशन पर दे सकते हैं। अभी हमारे लोगों की कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं हुई है कि एक ज़माने में आपने तो उनको पूरी सब्सिडी दी, अब आप उनसे सब कुछ छीन रहे हैं। राशन तक आज अवेलेबल नहीं है, ये केरोसिन ऑयल नहीं है, जंगल से लकड़ी की ईंधन के लिए दस्तयाब नहीं, पहले मिलती थी। तो आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, 4 सड़कों पर दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ये डाल दिया, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए, तो आपको बस ये नज़र आ गई ये लाल चौक की सड़क। लेकिन इसी टीवी पे आप ही दिखाते हैं कि अभी लोगों के पास अभी एक्सेसिबल सड़कें नहीं हैं, जहां गाड़ियां तो क्या साइकिल भी नहीं चलता, पैदल चलने वालों की टांगें घुटने आपके एरिया में भी है, मैं दिखा सकता हूं, टूटती हैं। तो ये शहर के अंदर हमेशा सरकार की एक मजबूरी भी होती है, यहाँ करने का बहुत कुछ काम है। तो हम इसी महदूद दायरे में अपनी खिदमत अंजाम देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता दें कि अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़र इकबाल मनहाज साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने विस्तार से बात की कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हमने ये किया वो किया, लेकिन एक लाल चौक के छोटे से टुकड़े को सजाकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये डेवलपमेंट है, क्योंकि बाकी इतनी सारी रोडें हैं जहाँ पर चलने के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टी का मंशूर यही है, हम बड़े दावे तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी और साफ़ हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और 370 या 35 एक वापस लाने का दावा नहीं करते। एक और झूठ हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमें ये बिल्कुल एहसास है कि 370 और 35 एक ख़त्म हुआ, उसका ख़त्म होने का बिल्कुल एहसास है, लेकिन वापस लाना हमारे बस में नहीं है, वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन आने वाले समय में लोग हम पर भरोसा करेंगे तो हम एक अच्छी और ईमानदार हुकूमत बनाने की ज़रूर ख्वाहिश रखते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।